प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रमुख प्रशासनिक विचारकों में कौटिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा से संबंधित जो सीख दी है उसे चाणक्य नीति कहा गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के रचना काल में भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों का अध्ययन किया है। कौटिल्य ने मानव के स्वभाव के 6 विकार या 6 बुराई बताई हैं, जिन्हें षड्वर्ग कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष, ये 6 बुराइयां हैं। इन 6 बुराइयों से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ता है, जिससे समाज में मत्स्य न्याय का जन्म होता है, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए कौटिल्य ने दंड नीति का निर्माण किया। दंड नीति का प्रयोग कुशल दंडाधिकारी राजा करता है। कौटिल्य ने अपनी राज्य की कार्यकारी, प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को राजा में केंद्रित कर दिया, जिससे राजतंत्रीय केंद्रीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के प्रमुख सलाहकारों के रूप में 18 तीर्थ बताए हैं, जो राजा को सलाह देंगे और निर्णय को लागू करेंगे। इनके नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 मंत्री, जो परामर्शदाता होंगे। नंबर 2 पुरोहित, धर्माधिकारी होंगे। नंबर 3 सेनापति, जो सेना प्रमुख होंगे। नंबर 4 युवराज, जो राजा के पुत्र हैं। नंबर 5 समाहर्ता, राजस्व एकत्रकर्ता होंगे। नंबर 6 सन्निधाता, कोषाध्यक्ष होंगे। नंबर 7 प्रदेष्टा, दंडनायक होंगे। नंबर 8 कार्मांतिक, खान एवं उद्योगों के प्रमुख होंगे। नंबर 9 नायक, नगर रक्षक होंगे। नंबर 10 महापौर, नगर मुखिया होंगे। नंबर 11 अंतर्वेशिक, राज्य के सुरक्षा अधिकारी होंगे। नंबर 12 मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। नंबर 13 दंडपाल, रक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। नंबर 14 दुर्गपाल, किला रक्षक होंगे। नंबर 15 अंत्यपाल, सीमाओं के अधिकारी होंगे। नंबर 16 आटविक, वन अधिकारी होंगे। और नंबर 17 द्वारिक, महल रक्षक होंगे। कुछ विद्वान व्यावहारिक को भी तीर्थों में शामिल करते हैं। कौटिल्य ने प्रशासनिक संस्थाओं का पदसोपान और उनके मुख्य अधिकारी निम्न प्रकार बताए। सबसे ऊपर साम्राज्य, जिसका अधिकारी सम्राट होगा। उसके बाद प्रांत, जिसका अधिकारी युवराज होगा। प्रांत के बाद मंडल, मंडल का अधिकारी समाहर्ता होगा। मंडल के बाद जनपद, जिसका अधिकारी समाहर्ता होगा, लेकिन वो मंडल से छोटे स्तर का होगा। जनपद के बाद स्थानीय, जिसका अधिकारी स्थानिक होगा, और स्थानीय 8 से गांव की इकाई होगी। स्थानीय के बाद द्रोणविक, 4 से गांव की इकाई होगी, जिसका अधिकारी स्थानिक होगा, लेकिन वो स्थानीय से छोटे स्तर का होगा। खारवाटिक 2 से गांव की इकाई होगी, जिसका अधिकारी स्थानिक होगा, लेकिन द्रोणमुख के स्थानीय से छोटा होगा। खारवाटिक के बाद संग्रहण, जिसका अधिकारी गोप होगा, और संग्रहण 10 गांव की इकाई होगी। और सबसे नीचे ग्राम, जिसका अधिकारी ग्रामिक होगा, और गांव की सीमा की रक्षा अन्नपाल करेगा। कौटिल्य ने 30 विभागाध्यक्ष बताए हैं, और प्रत्येक विभागाध्यक्ष के पास 5 अधिकारी एवं कुछ कर्मचारी होंगे, जिनमें 5 अधिकारियों में नंबर 1 लेखक, जो लिपिक की तरह कार्य करेगा। नंबर 2 रूपादास का, जो सिक्का निरीक्षक का कार्य करेगा। नंबर 3 सांख्य का, जो लेखपाल का काम करेगा। नंबर 4 नीमी ग्राह का, जो रोकड़पाल का काम करेगा। नंबर 5 उत्तराध्यक्ष, जो पर्यवेक्षक का कार्य करेगा। कौटिल्य ने स्थानीय शासन की 2 श्रेणियां बताई, एक ग्राम, दूसरी नगर। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक होगा, उसी प्रकार नगर का अधिकारी नागरिक होगा, जो वर्तमान मेयर की तरह होगा। कौटिल्य ने अपने राजा के बारे में बताया है कि वो महाप्रशासक है, ना कि विलासी।
कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या में दिन एवं रात को 16 भागों में बांटा था और कौटिल्य ने प्रजा के पालन को ही राजा का सर्वोपरि कर्तव्य बताया था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक समझौता नियम दिया, अर्थात क्रूर व्यक्ति के अत्याचार से बचने के लिए मनुष्य राजा को कर देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त करता है। राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति सामाजिक संपदा का परिणाम है। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया, अर्थात राज्य के 7 अंग बताए। पहला अंग स्वामी, अर्थात राजा को पहला अंग बताया। राजा को संप्रभु माना। राजा सामान्य हित का अभिभावक होगा, धर्म का प्रवर्तक होगा, कानून का प्रबंधक होगा। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों को व्रत की संज्ञा दी। कौटिल्य ने बताया, यदि राजा दंभिक अभिमानी हो तो सत्ता को खतरा है, राजा मूर्ख है तो देश को खतरा है और राजा अविवेकी है तो मानवता को खतरा है। दूसरा अंग अमात्य को बताया। अमात्य अर्थात मंत्री। कौटिल्य के अनुसार अति योग्य व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा अंग जनपद, अर्थात जनसंख्या एवं भूमि। जनपद की सीमा एवं बीच में दुर्ग होने चाहिए। नदी, तालाब, वन, पर्वत समीप होने चाहिए। जमीन उपजाऊ हो, सद्गुणी जनता हो, वनों में हाथी हों, जल थल से यातायात हो, ऐसा जनपद होना चाहिए। चौथा दुर्ग। दुर्ग अर्थात किले। कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए। औदक दुर्ग जो जल में या गहरी खाई के बीच बने हों। पर्वत दुर्ग जो पहाड़ों पर बने हों। वन दुर्ग जो चारों तरफ से दलदल या कांटों से घिरे हों। और औद्योगिक प्रकृति के दुर्ग जो देश के मध्य में हों। 5वां अंग कोष। कौटिल्य के अनुसार बिना धन के राजा अपनी प्रजा, सेना, भूमि और शासन की रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रजा से अनाज का 6वां हिस्सा, व्यापार का 10वां हिस्सा, पशु व्यापार का 50वां हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिए। अधर्म एवं पीड़ा पहुंचाकर कोष एकत्र नहीं करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह कोष को एक रिक्त ना होने दे, क्योंकि सेना केवल कोष की रक्षा करती है, जबकि कोष दुर्ग और सेना दोनों की रक्षा करता है। अगला अंग सेना अर्थात दंड। जिस राजा के पास सैन्य बल प्रबल होता है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सेना जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करती है। कौटिल्य ने हस्ती सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना बताया है। कुछ अन्य प्रकार की सेना हैं, अश्व सेना, पैदल सेना, मित्र सेना, शत्रु सेना, व्रत सेना आदि। चूँकि राजनीति को दंड नीति भी कहा गया है, अतः सप्तांग सिद्धांत में दंड प्रमुख अंग है और इस सप्तांग सिद्धांत का अंतिम अंग है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राजा को संकट के समय सहायता पाने के लिए मित्र की आवश्यकता पड़ती है। मित्र को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए ताकि विरोध की संभावना ना रहे। एक मित्र बिना वेतन के कार्य करता है, कोष, भूमि एवं सेना के द्वारा सहायता करता है। कौटिल्य की यह नीतिगत सीख है कि मैत्री स्थायी नहीं होती, केवल हित स्थायी होते हैं। कौटिल्य ने राज्यों के व्रत का एक मंडल सिद्धांत दिया है। इस मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं और मंडल सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य का जो पहला पड़ोसी होगा उस राज्य का पहला शत्रु होगा और शत्रु का शत्रु मित्र होगा। मंडल का अर्थ है राज्यों का व्रत। यह समान शक्ति वाले राज्यों का समूह है। इसमें जो बिल्कुल मध्य में राज्य होता है वो विजिगुसु के नाम से होता है, जो बिल्कुल मंडल के मध्य में होता है। इसके आगे जो राज्य होंगे वो अरि, अरि के बाद में मित्र, मित्र के बाद अरि मित्र और अरि मित्र के बाद मित्र मित्र, मित्र मित्र के बाद अरि मित्र मित्र, ये आगे की तरफ होंगे।
इसके विजिगुसु के जो पीछे राज्य होंगे वो होंगे पार्ष्णिग्रह, उसके बाद आक्रंद, आक्रंद के बाद पार्ष्णिग्रासार और पार्ष्णिग्रासार के बाद में आक्रंदासार, ये पीछे की तरफ होते हैं। विजिगुसु के बगल में मध्यम और उदासीन के नाम से दो संलग्न राज्य होते हैं। मध्यम राज्य विजिगुसु और उरी दोनों से शक्तिशाली होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह दोनों से सामना कर सकता है या दोनों की सहायता कर सकता है। जबकि उदासीन राज्य ये युद्ध के समय तटस्थ रहता है और विजिगुसु और आक्रंद, पार्ष्णिग्रासार अगर ये तीनों भी मिल जाएं तो तीनों को सहायता भी कर सकता है और तीनों से युद्ध भी कर सकता है। ये शक्तिशाली राज्य होता है। इस प्रकार कौटिल्य ने कहा है कि युद्ध को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध के खतरे को कम किया जा सकता है। कौटिल्य ने सांडगुड नीति के नाम से विदेश नीति दी है और इस विदेश नीति के 6 अंग बताए हैं। पहला अंग है संधि, अर्थात जब शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त ना की जा सके तो संधि कर लेनी चाहिए। संधि दंडोपनीति से, यानी कि दंड भर के, दंड प्रदान करके अपना सेनापति या राजकुमारी देकर संधि करना। देशोपनीति अर्थात अपने राज्य की कुछ भूमि देकर संधि करना। कोशोपनीति अपने राज्य का कुछ कोष सौंप कर संधि कर लेना। ये संधियां तभी तक मान्य रहती हैं जब तक राजा कमज़ोर है। संधि का उद्देश्य स्वयं को बलशाली बनाना है एवं शत्रु राज्य की शक्ति को समाप्त कर देना है। विग्रह अर्थात युद्ध, संधि के बाद में अगला अंग है विग्रह या युद्ध। जब शत्रु कमज़ोर हो एवं विजिगुसु राजा युद्ध के लिए तैयार हो तब युद्ध किया जाता है। यदि संधि एवं विग्रह से बराबर लाभ मिले तो संधि नीति ही अपनानी चाहिए। तीसरा अंग यान यानी वास्तविक आक्रमण। यदि शत्रु के दुर्ग और जनपद के विनाश से ही अपने दुर्ग की रक्षा हो सकती है तो यान नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। चौथा अंग आसन यानी समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठना। विजिगुसु एवं अरि दोनों ही आपस में एक दूसरे को जब हानि ना पहुंचा सकें तब तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। और पांचवा अंग है संश्रय यानी शरण लेना। युद्ध में हारे हुए राजा को किसी ऐसे राजा की शरण में जाना चाहिए जो उसके शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। यदि शक्तिशाली मित्र या राजा नहीं मिले तो शत्रु की शरण में ही चला जाना चाहिए जिससे दुर्ग एवं जनपद की रक्षा हो सके। सांडगुण नीति का अंतिम अंग है द्वैती भाव यानी दो तरह के भाव, एक राजा से संधि करना और दूसरे राजा से विग्रह करना। जब विजिगुसु राजा एक राजा से संधि कर अपना कार्य निकाल ले और दूसरे राजा से विग्रह कर उसे नष्ट कर दे तो उसे द्वैती भाव नीति का अनुसरण करना चाहिए। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। एक तो स्थायी गुप्तचर जो एक जगह टिके रहकर जासूसी का कार्य करते हैं, संस्थागत भी कहते हैं। ये छात्र के वेश में, सन्यासी के वेश में, गरीब किसान के वेश में, निर्धन व्यापारी के वेश में या फिर सिर मुड़ाकर रहने वाले तापस के वेश में होते हैं। दूसरे भ्रमणशील गुप्तचर होते हैं जो ज्योतिष के रूप में, योद्धा के रूप में, रसद अर्थात विष देने वाले गुप्तचर के रूप में और सन्यासी के वेश में रहने वाले के रूप में। इनके अलावा कौटिल्य ने उभय वेतन भोगी प्रकार के गुप्तचर भी बताए हैं जो एक राजा के यहाँ नौकरी करते हुए भी दूसरे राजा के यहाँ सेवक बनकर जासूसी करते हैं। कौटिल्य ने राजदूतों के ऊपर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। कौटिल्य के अनुसार राजदूत को समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, उच्च स्मरण शक्ति वाला, राजभक्त, अच्छे कुल वाला होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजदूत
दो राज्यों के बीच वार्ता के साधन होते हैं। कौटिल्य ने दूत को मंत्रिपरिषद का सदस्य माना। कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं। प्रथम, निःसृष्टार्थ। इन राजदूतों के पास राजा द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति होती है। ये राजा की ओर से संधि एवं निर्णय कर सकते हैं। दूसरे, परमितार्थ। इन राजदूतों के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, इन्हें सभी निर्णय राजा से करवाने होते हैं। तीसरे, शासनहर। ये अपने राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौटिल्य ने राजदूतों के बारे में बताया है कि राजदूत को अपने राजा के हित में शत्रु के राज्य के सभी भेदों की जानकारी रखनी चाहिए, परंतु शत्रु के पूछने पर अपने राज्य के मंत्रिपरिषद का सही परिचय नहीं देना चाहिए। कौटिल्य ने अपने राजा के निम्न कार्य बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा कोई भी निर्णय अपने मंत्री की सलाह के बाद ही लेता था या लेगा। राज्य की सुरक्षा, ये राजा का पहला कर्तव्य है। राज्य की सुरक्षा, सुरक्षा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। दूसरा कर्तव्य, शांति व्यवस्था, जनता से कानून व्यवस्था का पालन करवाना। अगला कर्तव्य, राज्य का विस्तार, क्योंकि राज्य के विस्तार से राज्य के नागरिकों को अधिक कल्याणकारी साधन या संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि, झील, नदी, खाने। अगला कर्तव्य, प्रजा की रक्षा करना। और अगला कर्तव्य है वन एवं खान की सुरक्षा एवं विकास। राजा को अपने राज्य के चारों तरफ जंगल लगवाने चाहिए। जंगल में आक्रामक पशुओं को छोड़ना चाहिए। जंगल में चंदन के वृक्ष लगवाने चाहिए, जिससे विषैले सर्प जंगल में आ जाएं और शत्रु उस क्षेत्र से प्रवेश ना कर सके। अगला कर्तव्य है कृषि संबंधी कार्य। तालाब, कुएं, बांध आदि के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कृषि संबंधी कार्यों को यही अधिकारी देखेगा। पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन। कौटिल्य ने पशुधन को राज्य की धरोहर कहा है। पशुधन की सुरक्षा, चारा का विकास, नस्ल सुधार के कार्य आदि करने चाहिए। औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्य। इस हेतु कौटिल्य को यातायात हेतु जल एवं स्थल मार्ग का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों का अध्ययन किया और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया।